चैप्टर 2 वही स्टार्ट कर रहे हैं आगे, लेकिन आज बिगिनर बॉक्स के जो MCQ है ना वो सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 और कौन से MCQ पढ़ने हमें आज? बिगिनर बॉक्स 1 के। मॉड्यूल ओपन कर दो, तुम्हारे पास जो है वो बॉक्स 1 उसके MCQ वापस सॉल्व करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। फर्स्ट MCQ क्या है देखो ध्यान से, फर्स्ट MCQ ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एनोड रेज। चलो फर्स्ट MCQ किसके लिए पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना, इनकरेक्ट फॉर एनोड रेज। चलो एनोड रेज के लिए स्टेटमेंट जो दिए है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है एनोड रेज के लिए? दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या डिफ्लेक्ट होंगे वो? तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट होते हैं? तो यस होते हैं। जैसे ही एनोड रेज फॉर्म हो रहे थे, अगर हम ऊपर बैटरी के पोल कर दे पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होता था? वो कौन सी तरफ डिफ्लेक्ट होता था? नेगेटिव की तरफ, क्योंकि एनोड रोड कौन से होते हैं? एनोड रेज पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो बैटरी के नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होंगे? वो डिफ्लेक्ट होंगे। स्टेटमेंट राइट है ये। चलो सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, रीड करो जोर से, कोई भी एक रीड करो ध्यान से। देयर E/m रेशियो डिपेंड्स ऑन गैस। तो उसका E/m रेशियो डिपेंड्स ऑन गैस, नेचर ऑफ गैस। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है ना, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिलअप करें, अलग अलग गैस फिलअप करें, तो उसके हिसाब से E/m रेशियो भी क्या आएगा? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो डिफरेंट आना है। तो एनोड रेज के लिए यस, E/m रेशियो क्या होगा? डिफरेंस होगा डिफरेंट गैसेस के लिए। तो स्टेटमेंट राइट हुआ। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? E/m रेशियो क्या कांस्टेंट होगा? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा है ना, E/m रेशियो इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे लिखा है मैंने? कांस्टेंट। ओके, तो क्या EM बाई रेशियो कांस्टेंट होगा? नो। किसके लिए EM बाई रेशियो कांस्टेंट होगा बोलो? कैथोड रेज के लिए। तो ये स्टेटमेंट खास ध्यान रखना, किसके लिए राइट है ये स्टेटमेंट? फॉर कैथोड रेज के लिए स्टेटमेंट राइट है, जबकि ये स्टेटमेंट डिफरेंट गैसेस के लिए EM बाई रेशियो डिफरेंट फॉर एनोड्स। तो ये स्टेटमेंट एनोड रेज के लिए क्या हुआ? गलत हुआ। चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट चौथा दिया हुआ है यहाँ पर? एनोड रेज जो प्रोड्यूस होते हैं, क्या वो आयोनाइज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं? यस, प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन की वजह से क्या होते हैं? एनोड रेज प्रोड्यूस होंगे। स्टेटमेंट राइट है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? EM बाई रेशियो कांस्टेंट। नो, ये तो किसके लिए? कैथोड रेज के लिए। डायरेक्ट आंसर याद रखना। ओके, चलो सेकंड MCQ पर आते हैं। क्या है सेकंड MCQ? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ। फाइंड क्या करना है ना, उस पर फोकस करो। क्या निकालना है हमें? आइडेंटिकल वैल्यू किसकी? EM बाई चार्ज अपॉन मास, उसके रेशियो की वैल्यू किसके लिए आइडेंटिकल है? चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, चार ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आइडेंटिकल, दो अलग अलग कंपैरिजन करनी है। तो आइडेंटिकल के लिए हम क्या करेंगे? दो अलग अलग जो स्पीसीज दिया जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, मतलब उनका रेशियो सेम हो। ओके, तो आंसर डायरेक्ट पहले हिंट समझ लो। रेशियो ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो क्या हो, या इलेक्ट्रॉन्स? द रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का रेशियो क्या हो जिसका सेम आ रहा है, वो आइडेंटिकल है।
तो फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर तो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो उसका तो चार्ज है बाय उसका भी मास है। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ऊपर तो चार्ज नहीं आएगा इसका, है ना। तो इक्वल होगा क्या ये दोनों? नो, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है उसका चार्ज नहीं होता, इसका तो चार्ज है याद रखना, लेकिन इसका चार्ज नहीं है। नो डाउट इसका मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन चार्ज तो 0, तो ये आइडेंटिकल है, नो। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन, मतलब क्या? अगर ड्यूटेरॉन लिखे तो हम हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप ना, वही ड्यूटेरॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, प्रोटॉन का चार्ज अपॉन उसका मास। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है ना इसमें एक, तो इसमें एक न्यूट्रॉन भी है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों है। तो देखो क्या होगा, तो प्रोटॉन का तो चार्ज आ गया, उसका मास भी आ गया। यहाँ पर तो एक ही प्रोटॉन का मास है, यहाँ तो न्यूट्रॉन का भी मास लगेगा ना, तो क्या इक्वल होगा दोनों? नो, दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, तो प्रोटॉन देखो यहाँ पर तो एक ही प्रोटॉन है, सामने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, आइडेंटिकल नहीं है दोनों। तीसरा ऑप्शन क्या है, ड्यूटेरॉन, मतलब क्या? हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप्स। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या होते हैं, हीलियम n+2। तो क्या होगा, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, उसका एटॉमिक मास 4 है। अब ध्यान रखो इसमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, तो रेशियो इसका 1:1। चलो इसके लिए प्रोटॉन कितने, इसमें न्यूट्रॉन कितने, तो इसका भी रेशियो। तो दोनों का रेशियो देखो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, यस, दोनों का रेशियो इक्वल है, तो ये आइडेंटिकल हुए। हमें रेशियो देखना है, ये 1:1 है, ये 2:2 है, तो रेशियो तो एक ही हुआ ना, रेशियो अलग नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंड गामा रेज, है ना। बोलो क्या होगा, गामा रेज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन गामा रेज न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं ये, तो क्या इक्वल होंगे ये? नो, मास तो होगा। गामा रेज न्यूट्रल चार्ज होते हैं। मैं तुम्हें 3 रेज के बारे में समझा रहा हूँ जो ज़्यादातर यूज़ करने होते हैं, अल्फ़ा एक तो, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा रेज पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फ़ा रेज पर कौन सा चार्ज है, बीटा रेज पर कौन सा चार्ज आएगा, जबकि इस पर न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं इस पर। डायरेक्ट याद रखना एक चीज़। दूसरा, अल्फ़ा रेज मतलब कौन होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, जिसमें 2 प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, वही कौन है, अल्फ़ा है ना। जैसे कि हीलियम +2 2n4, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन्स है, तो वो अल्फ़ा रेज है। तो बीटा रेज क्या होते हैं, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, उसे क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो बीटा पार्टिकल्स क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ही बीटा पार्टिकल्स बोलना है हमें, और इसकी वजह से उस पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। जबकि गामा रेज क्या है, तो गामा रेज इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये, रेडिएंट एनर्जीज, मतलब कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो गामा रेज रिलीज़ करते हैं, और उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा, नीट में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब एक बार क्वेश्चन आ गया अल्फ़ा पार्टिकल से रिलेटेड शायद, तो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, ओके। अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो गामा पर कौन सा न्यूट्रल चार्ज है, बीटा नेगेटिव चार्ज है, मतलब है क्या वो, हाई एनर्जी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बीटा पार्टिकल्स बोलेंगे। जबकि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आयोनाइज हीलियम है, वो आयोनाइज हीलियम है। तो दोनों तीनों के बीच में डिफरेंस समझना। तो यहाँ पर तुम्हें ये पूछा था गामा रेज, तो गामा रेज क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो EM बाई रेशियो क्या इक्वल मिलेगा इनका, नो। तो आइडेंटिकल कौन है अपने यहाँ पर,
सी ऑप्शन अपना आइडेंटिकल होगा, मतलब आंसर राइट सी है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड नंबर का MCQ क्या है क्वेश्चन, द रुथरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है ना, रुथरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और कंक्लूजन क्या है? रुथरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके कंक्लूजन में कौन कौन से पॉइंट्स थे? तो उसके कंक्लूजन में एक पॉइंट ये था, क्या होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या होगा, मास, एटम का पूरा मास कहाँ पर ऑक्यूपाई होता है, न्यूक्लियस में होता है। दूसरा, मास जो है न्यूक्लियस में वो कौन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव चार्ज होता है ये, तो मास ऑक्यूपाई है, और साथ में क्या है उसमें, पॉजिटिव पार्टिकल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन्स, वो ऑक्यूपाई है न्यूक्लियस में। उस टाइम पर न्यूट्रॉन नहीं था, और उस वक्त न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। तो एक और स्टेटमेंट लिखा है कि न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यस प्रेजेंट होता है, लेकिन रुथरफोर्ड के कंक्लूजन में वो नहीं था। रुथरफोर्ड का कंक्लूजन ये था कि यस न्यूक्लियस, एटम का जो पूरा टोटल जो मास है वो किस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसके न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। उस वक्त न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो कंक्लूजन में उसे मेंशन नहीं करेंगे हम। चलो चौथे नंबर का MCQ, तो स्टेटमेंट कौन सा राइट है, सेकंड स्टेटमेंट राइट ना, द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। चलो चौथा स्टेटमेंट, चौथा MCQ, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, किसकी रेडियस निकालनी है हमें, एल्यूमिनियम, कौन सा नंबर है 13, और एटॉमिक मास दिया हुआ है 27। न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड करनी है एल्यूमिनियम के लिए, फॉर्मूला बोलो क्या है, R इज इक्वल टू R0 A 1/3, जहाँ पर R0 की वैल्यू कॉन्स्टेंट 1.33 इंटू 10⁻⁻, मीटर अगर ले रहा हूँ तो 15, सेंटीमीटर में -13 हो जाएगा, तो 15 मीटर। और A क्या है, एटॉमिक मास है, जो भी एटम की न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड करने उसके एटॉमिक मास यहाँ पर आएगा, मतलब 27 ना। तो चलो 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर, 27 को हम 3³ लिख सकते हैं, 3 कैंसल, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3.99 10⁻15 मीटर, अप्रोक्स आंसर ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो राइट। तो यहाँ पर तुम्हें फोकस कहाँ पर करना था, सिर्फ ओनली फॉर्मूला। तो अगर इसकी जगह पर मान लो ऑक्सीजन दे दिया हो, तो ऑक्सीजन में वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगी ये भी, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 27 की जगह पर 8 लिख लेते, उसका एटॉमिक मास जो आ रहा है, सॉरी 16 लिख लेते, उसके एटॉमिक मास को लिखना है। तो जो भी एलिमेंट मान लो पूछ रहे हैं तुम्हें उसके न्यूक्लियस का रेडियस, तो यहाँ पर चेंज करना है तुम्हें उसके एटॉमिक मास के बराबर, उसका जो एटॉमिक मास है यहाँ पर पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो 4th नंबर का MCQ क्लियर, स्क्रीनशॉट ही ले लेना, ओके स्क्रीनशॉट तो आ ही जाएगा, लिखने की ज़रूरत है, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो इसे, स्टॉप, अरे बस। नेक्स्ट MCQ नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, रीड करो अमीना जोर से। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी फाइंड करनी है, वही पूछा है ना। तो स्टेटमेंट समझना, आंसर ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्या निकालना है तुम्हें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, बोलो न्यूक्लियस, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एटम बहुत बड़ा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी के लिए कोई भी न्यूक्लियस की डेंसिटी, कोई भी एग्जांपल, उसके लिए एक सिंपल सा वर्ड याद रखना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, सबकी कांस्टेंट होगी, कुछ नहीं करना।
कैसे? अब डेंसिटी कांस्टेंट है, सिंपल सी चीज़ है। अगर मान लो जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ रही है, मास के प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, लेकिन जैसे जैसे उसका मास बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा उसका, तो मास वॉल्यूम क्या इन्वर्सनली है, तो अल्टीमेट हमें क्या मिलना है यहाँ पर? कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो सबके लिए कोई भी एग्जांपल दिया तुम्हें तो उसमें क्या होगा? डेंसिटी सबके लिए कांस्टेंट होगी, ऑल हैव सेम। तो कुछ यहाँ पर आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं हमें, एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, सबके लिए क्या आएगा आंसर? कांस्टेंट। तो आंसर है तुम्हारा यहाँ पर ऑल हैव सेम। चलो नेक्स्ट, आंसर नंबर 6। चलो क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम हो, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैलकुलेट करेंगे सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें कौन कौन दिया हुआ है? Na+, सेकंड H3O+, देन NH4+। अब ध्यान रखो सोडियम के अंदर कितने हैं? 11 होते हैं, लेकिन प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, सामने प्लस ना, +1 लिख लेता हूँ मैं सामने। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। सामने +1 तो कितने हुए ये? 11। सामने +1 है, कितना हुआ बोलो फाइनली? 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए इसमें। इसके लिए कैलकुलेट करो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और सामने +1 ना, तो चलो नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 1 +1, ये कितने हुए? 11। सामने +1 है, फाइनल कितने मिले यहाँ पर भी? मतलब तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये तीनों क्या है? एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चलो दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में कौन कौन है? CO3। मुझे बोलो कौन से ऑप्शन है? CO3 2- दूसरा ऑप्शन NO3 -1, देन H2CO3। चलो सबके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। चलो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, सामने -2 ना, एक कार्बन में कितने? 6, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में कितने? 8, सामने -2, कितना हुआ बोलो? 6 + 24 -2 30 -2 तो कितना हुआ? प्लस तो 32 होगा इसमें, तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। चलो ये कैलकुलेट करो कितने आ रहे हैं बोलो? एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन है और सामने -1 का चार्ज है, -1 खास ध्यान रखना। नाइट्रोजन में कितने हैं? 7, ऑक्सीजन में 8, सामने -1, 32 ही आना है, कैलकुलेट कर लो। सेम यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8, कितने आ रहे हैं बोलो? 32 ही आएंगे। मतलब ये तीनों भी एक दूसरे से क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। थर्ड ऑप्शन जो है वो कैलकुलेट खुद करो तुम और बताओ मुझे क्या क्या आ रहा है। चलो थर्ड ऑप्शन जो C ऑप्शन में है कौन कौन से है? एग्जाम्पल कौन कौन से है? P-3 HCl बोलो, नोमान बोल। P-3 फिर HCl, देन C2H5 -1, देन PH3। चलो फॉस्फोरस में कितने होते हैं? P में 15 होते हैं और -3 है, मतलब कितने हो गए? 18 हो गए ना। चलो इसमें एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, हाइड्रोजन में 1 Cl 17 नंबर है, तो 17 हुए, तो यहाँ पर भी कितना हुआ? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और सामने -1 ना, ये -1 में गलती मत कर देना बस। कार्बन में कितने? 6,
हाइड्रोजन में -1 कितने हुए? 12 + 5 -1 17 और सामने आया तो क्या हुआ? ये भी 18 ही हुए। देन PH3 तो उसमें भी कितने होंगे? कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। PN3 हाइड्रोजन, चलो P फॉस्फोरस में 15 होते हैं, हाइड्रोजन में 1 मतलब 3, तो कितने हुए यहाँ पर भी? मतलब सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स है देखो चारों में, तो ये चार भी एक दूसरे से क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये चारों। तो थर्ड ऑप्शन भी राइट है। चलो चौथा ऑप्शन ऑल हैव सेम है ना, चौथा ऑप्शन भी दिया है ना, हाँ ऑप्शन दिया हुआ है। कौन है? F- Na+। चलो चौथा ऑप्शन क्या है? F- दूसरा Ne और Na+। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो F- में? F- में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आंसर क्या होगा? ऑल, ABCD सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लो तो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। आइडेंटिफाई करने में कैलकुलेट ही करने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने, और कई बार क्वेश्चन आता है ये। चलो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एटॉमिक मास वेर स्टेबलाइज विथ ऑक्सीजन एटम एंड असाइन वैल्यू ऑफ 100। तो ऑक्सीजन के लिए कितना दिया हुआ है यहाँ पर? आंसर नंबर 7। चलो लास्ट MCQ पहले ध्यान रखो, यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब 16 ना, उसके लिए वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 ले लो है ना। एटॉमिक मास एज्यूम किया हुआ है कितना है? 100 है। तो इसी की कंपेयर के अंदर कार्बन के लिए कितना होगा? वही पूछा है तुम्हें। तो कार्बन कितना है? 12 ना, तो क्वेश्चन मार्क है। तो 16 पर 100 है तो 12 पर कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 मल्टीप्लाई 12/16 कितने होंगे बोलो? मतलब 75। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 75। तो बिगिनर बॉक्स 1 उसके सारे MCQ कंप्लीट सॉल्व करना। बंद करो ये।